Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. So students, once again I'm here to bring you the video, the very second video of your lesson 4 of your Hornbill, which is Landscape of the Soul, okay, by Nathalie Treveroff. So let's begin it right now. Students, last day we have studied a part of it, first paragraph of it, okay. Now let us begin the second paragraph of this, okay. So which is here. So let's see the second paragraph of this. So right now, so students, in the second paragraph, so मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं और जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और सेकंड पैराग्राफ की ओर मुड़ते हैं, ठीक है. सो लॉन्ग लेक्चर्स कवर करने हमें तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमें कवर करना पड़ेगा. सो यू कीप पेशेंस एंड वॉच द वीडियोस from top to toe. Okay, let's begin it now. Such stories played an important part in the Chinese classical education as we were studying last day. जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे कि हम यहाँ पे दो डिफरेंट पेंटिंग्स को हम स्टडी करेंगे, उनकी स्टाइल, उनकी क्लासिक्स को, उनकी हिस्ट्री, उनकी जोग्राफ़ी को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उनका अपना एक चाइनीज़ एक फर्स्ट जो पेंटिंग है वो एक चाइनीज़ पेंटिंग के पेंटर्स के बारे में है. तो उनकी पूरी क्लासिकल जो भी अप्रोच रहा है उसको हम पूरा यहाँ स्टडी करेंगे. सो सच स्टोरीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन. इस तरह की जो कहानियाँ थीं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में. चाइना के जो एक क्लासिकल मतलब कि प्राचीन शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्ले किया था. द बुक्स ऑफ द कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी. ये कन्फ्यूशियस क्या आपने सुना होगा, कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक थे, एक फ़िलासफ़र थे, एंड जुआंगजी एज वेल. सो इन्होंने क्या किया था, आर फुल ऑफ देम. ये इनकी जो फ़िलासफ़ी थी, इनकी बुक्स जो थी वो इन्हीं तरह की क्लासिकल एजुकेशन से भरी हुई थी. दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल ना. ये हेल्प करते थे इनकी बुक्स, हेल्प द मास्टर टू मतलब इनके जो मास्टर्स मालिक होते थे, इनके राइटर जो होते थे वो गाइड करते थे अपने डिसिपल मतलब शिष्यों को इन द राइट डायरेक्शन, जिससे कि वो सही दिशा में चल सकें. बियॉन्ड द एनेक्डोट. ओके, सो एनेक्डोट्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू हैव स्टडीड अबाउट एनेक्डोट्स. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनेक्डोट, तो एनेक्डोट्स क्या होते हैं, एक्चुअली छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, उसको हम लघु कथा कहते हैं. एनेक्डोट्स कही सुनी कहानियाँ, जिसको दंत कहानी कहते हैं, मतलब मुख से सुनी गई कहानियाँ. सो बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब कही सुनी कहानियों से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन. ठीक है, ये स्टोरीज़ जो थी वो डीपली रिवील करती थी. ठीक है, क्या रिवील करती थी, रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, कि किस आर्ट में, किस स्पिरिट में, किस जुनून में ये कहानियाँ जो हैं बताई गई या कही गई. ओके, सो नाउ कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी के विपरीत, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर. एक और फेमस कहानी होती है एक पेंटर के बारे में, हु वुडेंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने अपनी पिक्चर में, एक ड्रैगन की पिक्चर में ड्रैगन की आई ही ड्रॉ नहीं की. ही हैड पेंटेड, जिसको उसने पेंट किया था. फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि उसको ये डर था कि अगर वो उसकी आँख बना देगा, इफ़ ही ड्रॉ हिज आइज़, इट माइट नॉट फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग, कि कहीं वो पेंटिंग से उड़ ना जाए आँखें हो जाने के बाद. सो विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम नेटिव फ्लैंडर्स, तो एक पुरानी कहानी जो है जो नेटिव फ्लैंडर्स के द्वारा तो यहाँ पे फ्लैंडर एक्चुअली, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लैंडर, सो ए नेटिव स्टोरी फ्लैंडर्स के द्वारा कही जाती है. सो फ्लैंडर्स, सो बेसिकली जो फ्लैंडर्स, इफ़ यू सी इट सो जो नेटिव फ्लैंडर्स मतलब वहाँ के जो कहानियाँ कहने वाले जो नेटिव लोग होते थे वो कहा करते थे, स्टोरी फ्रॉम नेटिव फ्लैंडर्स, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स. ठीक है, मतलब जिनको वेस्टर्न पेंटिंग्स के जितने भी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मिले ना, उनके द्वारा ये सब चीज़ें कही गई थी इसके बारे में. सो इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, ओके, मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो कि एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, एक लुहार था 15th सेंचुरी में, उसका नाम एंटवर्प था, कॉल्ड क्वेंटिन
मेट्सिस, ओके, क्वेंटिन मेट्सिस नाम था, फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, वो एक पेंटर की लड़की से विवाह प्रेम में पड़ गया, ओके। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, इस तरह के प्रोफेशन में हुए एक व्यक्ति को उसका फादर एक सन इन लॉ की तरह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, ओके। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, वो चुपके से पेंटर की स्टूडियो में गया एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके एक सबसे नए पैनल पे उसने एक फ्लाई, फ्लाई, एक बर्ड या एक कीड़ा ऐसे जो है उसने ड्रॉ कर दिया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, ठीक है, जो कि एक बहुत ही डेलिकेट रियलिज्म लिए हुए था, ठीक है। डेलिकेट मतलब होता है मुलायम, ओके, और रियलिज्म आप जानते हैं उसको, एक्चुअली रियलिज्म जो होता है उसको हम कहते हैं यथार्थवाद। उसने एक डेलिकेट रियलिज्म ना, रियलिज्म मतलब एक सितारा मछली भी होता है, सो उसने एक डेलिकेट रियलिज्म जो है विद सच रियलिज्म मतलब एक यथार्थ के साथ, एक नोननेस के साथ, उसने एक प्योर नोननेस के साथ उसने ड्रॉ किया, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट, ना कि मास्टर ने ट्राई किया स्वैट इट, ओके, स्वैट इट मीन्स मारना, ओके, कि मास्टर ने उसने ट्राई किया उसको मारने का, उस फ्लाई को, इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, कि वो रियलाइज़ कर पाता कि एक्चुअली रियलिटी में है कि केवल एक फैंटेसी है, एक कल्पना है, वो उसने उसको मारने का भी प्रयास किया उस पेंटिंग में फ्लाई को। सो क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू दिस स्टूडियो, और उसके बाद क्विंटन एक तुरंत ही एक अप्रेंटिस की तरह, एक कलाकार की तरह उसके स्टूडियो में मतलब एक नौसिखिए की तरह वो शामिल हो गया उसके स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से विवाह किया, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर, उसके बाद अपने समय का सबसे फेमस पेंटर के रूप में बना वो। सो दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, इन दोनों स्टोरीज से ये मालूम होता है कि ये दोनों में व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, इनमें से जो फॉर्म ऑफ आर्ट्स हैं वो एक्चुअली क्या अचीव करने का प्रयास कर रहे थे, ओके। अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, ओके, ये एक तरह से परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक, जब हम बात करते हैं, सो इल्यूशंस आप समझते ही हैं, इल्यूशनिस्टिक जिसको हम कहते हैं, सो इसका मतलब होता है भ्रमात्मक, ठीक है। सो इल्यूशनिस्टिक मतलब होता है भ्रमात्मक, या हम इसको इल्यूशंस ही समझें तो इल्यूशन आप समझते हैं, इसका मतलब होता है भ्रम, गलती, गलतफहमी। सो एक इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस थी इन यूरोप, इन चीज़ों को लेकर के एक भ्रमात्मक पसंद थी लोगों के अंदर यूरोप में इन चीज़ों को लेकर के। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जो एक महत्व था इनर लाइफ और स्पिरिट का एशिया में, उसका यूरोप में बहुत ज़्यादा फैंटेसी थी। उस इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस को, उस लाइकनेस को लोग बहुत पसंद किया करते थे, ओके। तो इस तरह की लाइकनेस को उस दौरान बहुत से लोग पसंद किया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। सो वेट अ मिनट, ओके। सो इन द चाइनीज़ इन द चाइनीज़ स्टोरी, जो चाइनीज़ स्टोरी थी, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। वहाँ पे एम्परर क्या करता है, एम्परर एक पेंटिंग जो है कमीशन करता है, एक पेंटिंग सौंपता है, एंड अप्रिशिएट्स आउटर अपीयरेंस, और उस पेंटिंग की जो आउटर अपीयरेंस थी, जो उसका बाहरी दिखावा था, उसको बहुत सराहना करता है, उसकी प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन आर्टिस्ट ने उसको रिवील किया द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि उसके वर्क का ट्रू मीनिंग आखिर है क्या। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, वो उस क्षेत्र पर राजा रूल तो कर सकता था, ही वॉज कन्क्वायर्ड, जिसके ऊपर उसने कब्जा किया था, बट
ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन केवल आर्टिस्ट ही वो रास्ते जानते थे जिस रास्ते से वो कन्क्वेयर कर सकते थे चीज़ों को। ओके, लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, अ वर्ड वट दैट मीन्स बोथ द पाथ एंड द मेथड। ठीक है, दाओ इसका चाइनीज़ वर्ड था, इसका मतलब था, इसका दोनों मतलब था, पाथ भी था और मेथड भी था, रास्ता भी और तरीका भी। ओके, एंड अ मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, या फिर इस ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी कार्य उसको कहा गया, इसकी मीनिंग थी। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड इट्स गोल, वो पेंटिंग तो गायब हो गई, ठीक है, वो पेंटिंग तो गायब हो गई, लेकिन आर्टिस्ट जो था वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक दिखावे के या अपीयरेंस के वो सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। ओके, अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप, एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो था इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल वेव। क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप का मतलब यह नहीं था कि रिप्रोड्यूस करना, एक एक्चुअल वेव रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, बट एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जो पश्चिमी फिगरेटिव पेंटिंग्स, जब फिगर वाली पेंटिंग्स बनती थी तो उसमें एक्चुअली वो पश्चिमी लोग चाहते थे कि वो उसमें पूरा मतलब एक्चुअल वेव को रिप्रेजेंट करें उसमें, ठीक है, लेकिन चाइनीज़ लैंडस्केप पेंटिंग्स में ऐसा नहीं होता था। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज़, यूरोपियन पेंटर्स चाहते थे कि आप उनकी आंखों को उधार लेकर के उनकी पेंटिंग देखो, मतलब उनके नज़रिए से आप उनकी पेंटिंग को देखो, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट ना, और एक पर्टिकुलर पेंटिंग को आप उसी तरीके से देखो जैसा कि वो देखते हैं जिसने इसको बनाया है, ठीक है, ये यूरोपियन लोग सोचते थे। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष एंगल से उसको देखा जाए। चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल वेब पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर थे वो किसी एक सिंगल वेब पॉइंट को चूज़ नहीं करते थे कि नहीं इसी नज़रिए से आप देखो। ओके, हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, क्योंकि उनका लैंडस्केप, उनका पोर्ट्रेट रियल नहीं होता था, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप किसी भी पॉइंट से उनकी पिक्चर्स में एंटर कर सकते थे, उनको रिवील कर सकते थे, देन ट्रैवल इन इट, और उसमें ट्रैवल कर सकते थे। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज़ टू ट्रैवल अप एंड डाउन, वो चाइनीज़ आर्टिस्ट जो है वो एक ऐसा रास्ता क्रिएट करते थे जिसमें आप अपनी आँखों से, अपने नज़रिए से उसमें ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकते थे। ओके, देन बैक अगेन, उसके बाद वापस आ सकते थे। इन अ लीजरली मोमेंट, ओके, खाली मोमेंट में, खाली समय में आप मोमेंट करते हुए उसके अंदर प्रवेश करना, मतलब उस पेंटिंग को आप जहाँ तक चाहें उसमें अंदर तक अपनी फीलिंग साथ घुस सकते थे और बाहर आ सकते थे। सो दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हॉरिजेंटल स्क्रॉल के मामले में कहीं ज़्यादा सच था ये बात, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें एक्शन जो था एक पेंटिंग का वो धीरे धीरे, एक सेक्शन का धीरे धीरे ओपन हुआ करता था, देन रोलिंग इट अप, उसके बाद ये ऊपर उठता था, टू मूव ऑन टू द अदर, उसके बाद फिर अगली पेंटिंग, अगली लेयर, अगले तरीके से वो रिवील करती थी, मतलब लेयर बाई लेयर जो है उसका रिवीलिंग हुआ करता था। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, उस समय का एक आयाम उसमें जुड़ता था, विच इज़ अननोन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि किसी और फॉर्म ऑफ पेंटिंग में मिसिंग होता था चाइनीज़ के अलावा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वीवर, इसमें वीवर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ करता था, मतलब देखने वाले का भी पूरा सहयोग हुआ करता था। हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो स्वयं डिसाइड करता था किस स्पीड से वो पेंटिंग में आगे बढ़ेगा, दिखेगा या समझेगा, किस स्पीड से नहीं समझेगा। ओके, अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, तो उस वीवर का, पेंटिंग को देखने वाले का नज़रिया जो था, उसका योगदान उसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल दोनों होता था, कि वो चाहे तो भौतिक रूप से अपना हेल्प दे, चाहे तो उसको अपना स्पिरिचुअल रूप से भी दे सकता है। चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज वन, चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते थे कि आप उनको उनके नज़रिए से देखो, आप उसको अपने नज़रिए से देखो और अपने तरीके से उसका मीनिंग फाइंड आउट करो, वो चाहते थे चाइनीज़ पेंटर्स। ओके, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते थे ना, वो चाहता था कि उसके यू एंटर
हिज माइंड कि आप उनके माइंड में एंटर करो ना। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, लैंडस्केप जो था वो एक इनर वन था, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस हुआ करता था। ठीक है, जो लैंडस्केप वो ड्रॉ करते थे वो एक इनर वन था, एक आंतरिक मीनिंग लिए हुआ होता था, एंड स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस उसमें होता था, मतलब एक अवधारणा, कॉन्सेप्चुअल एक अवधारणा वाला स्पेस उसमें हुआ करता था, कॉन्सेप्चुअल स्पेस उस पेंटिंग में हुआ करता था। सो दिस इज़ व्हाट द पेंटिंग बाय Chinese painters and the differences between both. So students, आज हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी एंड अफोर्डेबल लगा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस कंटिन्यूटी के साथ आपको मिलता रहे। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।